Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well and you all are fine. Okay, so welcome back to another video and welcome back to the channel English with a Topper. And here we are with one more interesting short story, The Shelter by R.K. Narayan. तो R.K. नारायण ने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिसका नाम है द शेल्टर. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े की है, मुझे तो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. इसमें ना स्पेशली अगर आप लोग काइंड ऑफ फेमिनिस्ट हैं तो आप लोगों को ये वीडियो और ये शॉर्ट स्टोरी और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी. तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, क्या थीम्स हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले R.K. नारायण के बारे में बात करते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन फिक्शन ऑथर्स. ये बेसिकली इंडियन राइटर है, ऑथर है, फ़िक्शन ऑथर्स हैं, ज़्यादातर फ़िक्शंस लिखते हैं और जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं. वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट नॉवलिस्ट. इनका फुल नाम है रसीपुरम कृष्णा स्वामी लेयर नारायण स्वामी. इतना लंबा नाम है तो हम इसको R.K. नारायण ही कहेंगे. ठीक हो गया. He was born on 10th October 1906 and passed away in 2001. Published 14 novels, over 200 short stories, a memoir, 2 travel books, innumerable essays and 2 plays. इन्होंने ये सारी लिखी हैं, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज़, ट्रैवल बुक्स, मेमोयर्स, एसेज, प्लेज. ठीक है, तो इनकी स्टोरीज़ में, इनकी नॉवेल्स में, इनके एसेज में हमें जो थीम्स मिलते हैं, द थीम्स लाइक एग्जाइल एंड रिटर्न, एजुकेशन, वुमेन एंड हर स्टेटस इन द सोसाइटी, myths and ancient Indian past, tradition and modernity, Malgudi and its culture, appearance and reality, the family and so on. ये सारी उनकी राइटिंग के अंदर हमें थीम्स मिलती हैं. नारायण almost resembles Jane Austen, who too, in a somewhat shorter career, painted in varying colors on a small canvas of quintessential English life and manners. ये जो है ना थोड़े से जेन ऑस्टन से भी रिजेंबल करते हैं, क्योंकि जेन ऑस्टन ने भी अपने छोटे से करियर में अपनी राइटिंग्स के अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ थीम्स, वैरायटी ऑफ कलर्स ऑन कैनवस ऐड किए थे. तो इन्होंने भी क्या किया है, अपनी स्टोरीज़ में, अपने नॉवेल्स में बहुत सारे थीम्स को ऐड किया है, जिसको हम कहते हैं वेरिएंट कलर्स ऑन अ स्मॉल कैनवस. ठीक है, कलर्स ऑन कैनवस जिसको हम कह सकते हैं. बहुत प्यारा लिटरेचर के अंदर लगता है जब हम स्टोरी के अंदर या नॉवल के अंदर के थीम्स को कलर्स ऑन कैनवस कहते हैं. ठीक हो गया. राइटिंग स्टाइल R.K. नारायण का क्या था? सबसे पहला है कि ही यूजेस सिंपल एंड अनएडॉर्न्ड लैंग्वेज. R.K. नारायण's writing style is characterized by its simplicity. He uses straightforward language to narrate the events, making the story accessible and easy to flow. ईजी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे लैंग्वेज के अंदर, स्टोरी के अंदर फ्लो भी आ जाती है. स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और सिंप्लिसिटी को अपनी राइटिंग्स के अंदर शामिल करते हैं. Realism. Narayan's stories often revolve around the lives of ordinary people. He presents their struggles and emotions in a realistic manner. तो ये नॉर्मली जो है ना रियलिज़म रियलिस्टिक है, मतलब नॉर्मल पीपल, ऑर्डिनरी लाइफ वाले पीपल, इस तरह के लोगों के बारे में लिखते हैं. ठीक है, बहुत हाई क्लास, बहुत बड़े बड़े रॉयल्स वाली स्टोरीज़ नहीं, बल्कि सिंपल रस्टिक लाइफ, कॉमन कैरेक्टर जिसके होते हैं और कॉमन लाइफ के बारे में लिखते हैं, इसीलिए ये मशहूर हैं. ठीक हो गया. इन डेप्थ कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन. इनकी स्टोरीज़ के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इन डेप्थ, मतलब कैरेक्टर्स के अंदर डेप्थ होती है. ठीक है. Despite the brevity of the story, Narayan provides insights into the thoughts and emotions of the husband and wife, allowing readers to understand their perspectives and motivations. ये जो बात की है ये इस स्टोरी के बारे में बात है. ठीक है, द शेल्टर वाली स्टोरी के बारे में बात है. तो आगे हम स्टोरी डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ के इमोशंस और थॉट्स को किस तरह से इन डेप्थ तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. सबटल ह्यूमर. ह्यूमर से मुराद है जिसमें मज़ाहिया बात हो. ठीक है. द स्टोरी इनकॉर्पोरेट सबटल ह्यूमर स्पेशली इन द पोर्ट्रेयल ऑफ द हस्बैंड्स अटेम्प्ट टू अपीज हिज वाइफ एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग्स दैट राइज बिटवीन देम. तो इस स्टोरी में भी यहाँ पे भी यही बताया गया कि स्टोरी के अंदर हस्बैंड वाइफ के दरमियान में जो बातें होती हैं, या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को जो अपीज़ करने की कोशिश करता है, उसको खुश कराने के लिए जो है ना ऐसी बातें बोलता है या फिर ऐसी हरकतें करता है जो कि ह्यूमर पैदा करती है स्टोरी के अंदर. ठीक है. फोकस ऑन रिलेशनशिप्स. Narayan's works frequently delve into the complexities of human relationships, and this story is no exception. It emphasizes the intricacies and challenges of marital relationship. इस स्टोरी में भी नारायण के बाकी नॉवेल्स, बाकी राइटिंग्स की तरह ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बात किया.
और किस रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात की है? द मैरिटल रिलेशनशिप, ठीक है। एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी जो रिलेशनशिप है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का जिक्र किया गया है। Unestimable exploration of emotions. The author avoids melodrama and sentimentally, instead presenting the characters' emotions in a matter-of-fact manner, leaving the readers to interpret and empathize with them. यह स्टोरी के अंदर जो है ना एक मेलोड्रामा या फिर सेंटिमेंटलिटी नहीं लेके आते हैं, बल्कि कैरेक्टर्स की इमोशंस को जो है ना एक फैक्ट्स और फिगर्स की तरह मैनर में उनको प्रेजेंट करते हैं अपनी स्टोरी के अंदर। तो रीडर्स को खुद जो है ना ये इंटरप्रेट करना होता है कि वो किस तरह से उनके साथ एम्पैथाइज़ करें, ठीक है। उनको भी कैरेक्टर के साथ एम्पैथी फील होती है इस तरह के वो इमोशंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो अच्छा चलिए अब जो है ना द शेल्टर शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द शॉर्ट स्टोरी नहीं बल्कि द शॉर्ट स्टोरी है, ठीक हो गया, यू की जगह वाई। अच्छा ये जो है ना ज़्यादातर साउथ एशियन लिटरेचर में पढ़ाया जाता है, क्योंकि साउथ एशियन लिटरेचर के अंदर ही साउथ एशिया के अंदर ही इंडिया आता है। तो साउथ एशियन लिटरेचर के अंदर इंडियन राइटर्स भी हैं, एंड R.K. Narayan also is a South Asian writer or simply an Indian writer. तो द शेल्टर वाली जो शॉर्ट स्टोरी है इसके अंदर स्टोरी कुछ इस तरह की है कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है, उनकी शादी हुई है, लेकिन फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि उनकी जो मैरिटल लाइफ थी, उनकी जो मैरिड लाइफ थी, उनकी जो मैरिटल रिलेशनशिप थी वो काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स थी। उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उनके आपस में सपोर्ट नहीं थी। ज़्यादातर ये होता था कि वो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को फॉर ग्रांटेड लेता था, ठीक है, फॉर ग्रांटेड लेता था और जो है ना उसको अंडरस्टैंड नहीं करता था, सपोर्ट नहीं करता था। तो फिर एक दफ़ा ऐसा होता है कि किसी छोटी सी बात, वो भी छोटी छोटी बातों पे, ठीक है, किसी बड़ी बात पे नहीं, छोटी छोटी बातों पे। तो वो छोटी छोटी बातें भी किस तरह की होती थी, एक टीवी पे कोई और चैनल लगाना चाहता था, उसकी वाइफ कोई और चैनल लगाना चाहती थी, तो इवन टीवी के चैनल पे भी उनके दरमियान लड़ाई होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती थी। तो एक दफ़ा भी यही हुआ कि चैनल पे उनकी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, होने के बाद फिर वाइफ कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तो वो जाके दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोल के कहता है दरवाज़ा खुला है, आप जा सकती हैं। तो वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वापस लौट के नहीं आती है, ठीक है, उसको हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है। तो देखिए कि ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को किस तरह बताया गया है कि इतनी बड़ी रिलेशनशिप है, मैरिटल रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन उसके अंदर इतनी छोटी सी बात की वजह से वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना कि बताया गया है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स कितनी नाजुक होती हैं, ठीक है, उनको कितनी नज़ाकत से डील करना होता है। तो फिर ये होता है कि वो एक दफ़ा स्टॉर्म होता है, ठीक है, किसी जंगल में तूफ़ान होता है। तो उस तूफ़ान में जो है ना वो एक शेल्टर, दोनों ही एक शेल्टर के नीचे उन दोनों की मुलाकात होती है किसी दरख्त के नीचे, ठीक है। तो वो दोनों उस दरख्त के नीचे उनकी मुलाकात होती है। तो वहाँ पे वो जो हस्बैंड है वो ये चाहता है कि उसकी वाइफ वापस आ जाए, वो उसको थोड़ा मनाने की भी कोशिश करता है कि वो वापस आ जाए, ये वो, और वहाँ पे जो है ना काइंड ऑफ बेवकूफ़ाना बातें करता है, कभी बेवकूफ़ाना हरकतें करता है। लेकिन फिर वो जो उसकी वाइफ होती है वो फिर क्या करती है कि वो उसकी मतलब बात नहीं मानती है। वो कहती है कि हमारी जो वो उनका जो रिलेशन था वो एक अच्छा रिलेशन नहीं था। तो वो वहाँ से जो है ना इस डर से कि वो उसको फिर से हमेशा के लिए ना अपना ले, वो वहाँ से चली जाती है और उनकी हमेशा के लिए सेपरेशन होती है। उधर हस्बैंड बेचारा इस उम्मीद पे था कि अब फिर मुलाकात हुई है तो हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, लेकिन वो वाइफ जो है वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको उस मैरिड लाइफ में सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही होती है, ठीक है। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी द शेल्टर। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। हस्बैंड है, वाइफ है, दो ही मैन कैरेक्टर्स हैं। और फिर जो है ना इन कैरेक्टर्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इनका नाम भी नहीं पता है। एक नरेटर स्टोरी नरेट कर रहा है, नरेटर भी अननेम्ड है, बस इतना कि हस्बैंड वाइफ बोल के ही स्टोरी बयान किया। तो इनका नाम भी नहीं पता, नरेटर का भी नाम नहीं पता, लेकिन नरेटर थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी नरेट हुई हुई है। अब इस छोटी सी शॉर्ट स्टोरी के अंदर बहुत सारे थीम्स जो है ना R.K. नारायण ने बताए हैं। इसीलिए हमने कहा था कि he's पेंटिंग सो मैनी कलर्स ऑन अ शॉर्ट और ऑन अ लिमिटेड कैनवस। तो एक छोटे से कैनवस पे भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर्स पेंट कर सकते हैं, ठीक है। छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, 2 के 1.5 पेजेस पे होगी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे थीम्स हैं। चलिए थीम्स को डिस्कस करते हैं। फ्रेजाइलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ये तो मैंने आपको अभी बता दी ना बात कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स कितने नाजुक होते हैं।
The fragility of human relationships is shown in the story when the characters' relationships start to break down as they become more desperate and afraid. The fragility of human relationships should be dealt with proper communication, understanding, and support. These were absent in the relationship of husband and wife, so their relationship could not be successful and they got separated. ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स इतने फ्रेजाइल होते हैं तो हमें उनको जो है ना प्रॉपर कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. लेकिन उनका जो रिलेशन था उसमें ये तीनों चीज़ें नहीं थी. ना प्रॉपर कम्युनिकेशन थी, ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, ना ही एक दूसरे को सपोर्ट करते थे. तो इन तीनों चीज़ों की एब्सेंस की वजह से उनकी जो रिलेशनशिप थी वो ख़त्म हो गई और वो जो है ना एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं हो पाई. The power of nature. The power of nature is evident in the storm that forces the characters to seek shelter together. Nature is an important fact in everyone's life. It seems like we have an invisible connection of our lives with nature. The place where they met under a banyan tree was nature. The jungle was nature. The storm was nature. R. K. Narayan wants to tell us how power of nature can let us meet or let us separate. देखिए, नेचर का ना बहुत बड़ा पावर होता है हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है ना वो किसी न किसी तरह से नेचर से कनेक्टेड होते हैं. अगर आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में जो वाक़यात होते हैं वो नेचर से कैसे कनेक्टेड होते हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा. इसी तरह से इस नावल में भी, इस शॉर्ट स्टोरी में भी नेचर का बहुत बड़ा रोल है. नेचर का बहुत बड़ा पावर हमें, बहुत ज़्यादा पावर हमें दिखाई गई है. वो इस तरह से कि वो दोनों मिल गए हैं दरख्त के नीचे. ठीक है, दरख्त क्या है? नेचर है. और किस वजह से मिल गए हैं? क्योंकि वहाँ पे तूफ़ान था बहुत ज़्यादा ना, तो वो शेल्टर सीख करने के लिए, शेल्टर पाने के लिए गए थे. तो तूफ़ान क्या है? नेचर है. और उस टाइम तेज़ बारिश हो रही थी. बारिश क्या है? नेचर है. तो हमारी ज़िंदगी के साथ नेचर का ना एक इनविजिबल सा कनेक्शन होता है. तो ये नेचर ही था जिसकी वजह से ये दोनों क्या हुए थे, उस शेल्टर के नीचे, उस ट्री के नीचे मिल गए थे. और फिर नेचर ही होता है जिसकी वजह से हम या फिर कैरेक्टर्स इस स्टोरी के जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं. हम नहीं, कैरेक्टर्स एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं. ठीक हो गया, नेचर की ही वजह से. तो नेचर का बहुत बड़ा पावर, बहुत ज़्यादा पावर और बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ्स में. द इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली. अब इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, यहाँ पर जो ना कम्युनिकेशन गैप की बात किया. ठीक है, कम्युनिकेशन गैप तब आता है जब लोगों की आपस में सही तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है. The inability of people to communicate effectively is shown through the misunderstandings and conflicts that arise among the characters. These misunderstandings create a communication gap between husband and wife. If they would furnish this gap by proper communication, maybe they would not get separate. Ability of human to communicate makes many relationships secure. देखें, अब इस स्टोरी में जो हस्बैंड एंड वाइफ थे उनके दरमियान प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती थी, जिसकी वजह से उनके आपस में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए. हो सकता है कि अगर उनकी प्रॉपर कम्युनिकेशन होती, अगर वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते, अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करते, तो हो सकता है कि उनको अलग होना ना पड़ता. लेकिन ऐसा नहीं था, तो उनकी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई और उनको अलग होना पड़ गया. द स्टोरी हाईलाइट्स द ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक है, इनके दरमियान कम्युनिकेशन का ब्रेक डाउन है. दे स्ट्रगल टू एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग्स एंड फेल टू अंडरस्टैंड ईच अदर. न वो अपनी फीलिंग्स शो कर पा रहे हैं, न ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, न ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और न ही ये कम्युनिकेशन को समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है, लीडिंग टू फर्दर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्टेंस. इसकी वजह से और भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं और उनके दरमियान में एक हमेशा के लिए डिस्टेंस पैदा होता है. इम्पैक्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स. The impact of social norms and societal expectations is seen in characters' attempt to maintain their social roles and avoid appearing weak or vulnerable. Society limits women only to the shelter of her husband. This leads some women to stick to an unhappy married life. Society does not see a woman with respect who is separated from their partner or divorced. This affects married life of so many women. देखिए, हमारे जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी की जो थिंकिंग होती है, उसका हमारी ज़िंदगी पे ना बहुत बड़ा असर होता है, जिसको ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे. ठीक है, जब हम कुछ करने जाते हैं तो हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, जब हम कुछ बोलने जाते हैं तो हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. तो हमारी तरह इनकी ज़िंदगी में भी, यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं उनकी ज़िंदगी में भी सोसाइटल नॉर्म्स का बहुत बड़ा अफेक्ट है. ठीक है,
वैसे तो वो शुरू से उस मैरिड लाइफ के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सपोर्ट भी नहीं था, ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन भी नहीं थी, लेकिन वो पहले भी तो जा सकती थी ना, वो शुरू से ही जा सकती थी, लेकिन वो उसके साथ बाद में क्यों चली गई, ठीक है। तो वो अगर उसको पता है उनकी मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो वो पहले भी जा सकती थी। लेकिन वुमेन के साथ ये होता है कि सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है, कि अच्छा अगर ये औरत है ये अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है तो लोग क्या कहेंगे, लोग उसको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखेंगे, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। और सोसाइटी का एक अलमिया भी ये है कि जिस औरत को डिवोर्स हो जाए या फिर जिनके दरमियान में सेपरेशन हो जाए, उस औरत को सही नज़र से, अच्छी नज़र से, इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते हैं। तो सोसाइटल नॉर्म्स का, सोसाइटी के नॉर्म्स का इन कैरेक्टर्स पे भी बहुत बड़ा रोल है। और इसी वजह से ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं ना, हस्बैंड एंड वाइफ, ये सोसाइटी में ये शो करना चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है और जो है ना वीक नहीं है, हालांकि वो वीक हैं, वो उस रिलेशन को सही से मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो जो है ना लोग क्या कहेंगे वाले डर से वो ख़ुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे वो खुश हैं और सारी चीज़ें सही चल रही हैं। Fear is an apparent theme in this short story. Two types of fears are found in characters: the fear of storm and the fear of each other. These two fears are interlinked in an interesting way. The fear of storm made them unite under a tree in shelter, and the fear of each other made their ways apart from each other. Fear can both make you unite or make you separate. देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है मैंने कि fear जो है ना वो इस स्टोरी में दो तरह के fears हमें मिलते हैं। एक तो उनको एक दूसरे का फियर है, ठीक है, कि वो फिर से एक दूसरे को मिले हैं जब शेल्टर के नीचे, दरख्त के नीचे, तो उस वाइफ को इस बात का डर है कि वो कहीं दोबारा से अपने हस्बैंड के, जो उसका प्रीवियस हस्बैंड था, उसके जाल में ना फंस जाए। एक इस बात का डर है और एक उनको जो है ना स्टॉर्म का डर है कि बहुत तेज़ तूफ़ान है, बारिश हो रही है। तो दोनों ही डर हैं। अब देखिए ये दोनों जो डर हैं, ये दोनों जो फियर्स हैं, वो आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग तरह से। वो इस तरह से कि स्टॉर्म के फियर ने उन दोनों को एक ट्री के नीचे यूनाइट किया, एक ही ट्री के नीचे उन दोनों को मिलाया, और एक दूसरे के डर ने एक दूसरे से उनका जो फियर था, इस फियर ने फिर उनको एक दूसरे से अपार्ट किया। तो फियर कैन मेक यू यूनाइट और मेक यू सेपरेट। तो फियर आपको किसी से यूनाइट भी करा सकता है, फियर आपको किसी से सेपरेट भी करा सकता है। तो फियर इज़ ऑल्सो एन अपेरेंट एंड इम्पॉर्टेंट थीम इन दिस शॉर्ट स्टोरी। फिर बात आती है शेल्टर की। शेल्टर तो हमें इस शॉर्ट स्टोरी के टाइटल से भी पता लग गया कि शेल्टर जो है वो इस शॉर्ट स्टोरी का थीम है, क्योंकि टाइटल खुद क्या है, द शेल्टर, ठीक है। शेल्टर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ। दे गॉट द शेल्टर अंडर ट्री इन स्टॉर्म, which was both safe and unsafe. It was safe because there was a severe storm, and unsafe because it also hid the person under it whom she did not want to be with. Woman once was under the shelter of marriage with that man, but that shelter was unsafe too because of their complex relationship. देखिए शेल्टर भी यहाँ पे हमें ना दो तरह का मिल गया। एक शेल्टर तो वो जो उनको स्टॉर्म में मिला था, ठीक है, एक ही दरख्त के नीचे वो आ गए थे, तो एक ये शेल्टर हो गया। यह शेल्टर उस वुमेन के लिए सेफ़ नहीं था, क्योंकि वो फिर से उस मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। और फिर एक दफ़ा उसकी शादी हुई थी उस बंदे से, तो वो भी एक शेल्टर था, क्योंकि एशियन सोसाइटीज़ में ये समझा जाता है ना कि एक औरत की, एक वुमेन की जब शादी हो जाती है तो वो जो है ना अपने हस्बैंड के शेल्टर में है। मतलब ये एक हमारी थिंकिंग होती है जनरली कि शी इज़ अंडर द शेल्टर ऑफ द मैरिज और अंडर द शेल्टर ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। तो उसके लिए वो शेल्टर भी सेफ़ नहीं था, मैरिज वाला, और ये ट्री वाला शेल्टर भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगहों पे वो बंदा है कि जिसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, जिससे उसको सपोर्ट भी नहीं मिलता है, और जिसके साथ उसकी प्रॉपर कम्युनिकेशन भी नहीं है। तो दोनों शेल्टर्स जो हैं वो उसके लिए अनसेफ हैं, ठीक हो गया। फिर बात आती है अबाउट द इमोशनल डिस्टेंस एंड आइसोलेशन। द कैरेक्टर्स इमोशनल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज एविडेंट थ्रू आउट द स्टोरी। द वाइफ्स डिसीजन टू लीव एंड द हस्बैंड इनिशियल लैक ऑफ कंसर्न रिफ्लेक्ट्स द आइसोलेशन दे फील विद इन देयर रिलेशनशिप, ठीक है। देखिए इनकी रिलेशनशिप जो थी वो नहीं चल पाई, जिसकी वजह से इनके दरमियान इमोशनल डिस्टेंस आया। सबसे पहले वो इमोशनली एक दूसरे से डिस्टेंट हो गए, दूर हो गए, और इस इमोशनल डिस्टेंस की वजह से आइसोलेशन हुई, ठीक है। कहीं भी आइसोलेशन होती है उससे पहले इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है। तो इनकी रिलेशनशिप में भी ये हुआ कि पहले वो इमोशनली डिस्टेंस आ गई,
फिर उनकी आइसोलेशन हो गई, ठीक है। जिस रात में उसने दरवाज़ा खोल के कहा था ना कि तुम जा सकती हो, तो वो चली गई थी, तो उसने ना उसको लाइट लिया था उस हस्बैंड ने कि कोई बात नहीं है, बाहर चली गई है, दोबारा आ जाएगी, ठीक है, रात में कहाँ जाएगी, डर जाएगी। उसने मतलब फॉर ग्रेंटेड लिया था, उसने मजाक समझा था, उसने उस एक्ट को, उसके जाने के एक्ट को सीरियस नहीं लिया था हमेशा की तरह। तो वो, लेकिन वो तो हमेशा किल चली गई थी, ठीक है। तो उसने जो है ना इनिशियली क्या किया था, लेक ऑफ कंसर्न था, मतलब उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था। उसने समझा था कि बस मजाक में गई है तो आ जाएगी, लेकिन वो जो है ना छोड़ के ही चली गई थी। तो इसकी वजह से उनके दरमियान में आइसोलेशन आ गई, जिसकी वजह से जो है ना वो एक दूसरे से इमोशनली और फिज़िकली भी आइसोलेट हो गए, डिस्टेंट हो गए। रिग्रेट एंड चेंज, both characters express regret over their actions, but their attempts at change and reconciliation are met with resistance and skepticism from each other. देखिए, दोनों कैरेक्टर्स के अंदर रिग्रेट है अपने एक्शंस के लिए, ठीक है। हस्बैंड का रिग्रेट इसलिए है कि उसने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था, दरवाज़ा खोल के उसको जाने दिया था। वाइफ का रिग्रेट ये है कि वो जो है ना वहाँ से, रिग्रेट इस तरह से भी हो सकता है कि वो उसको छोड़ के चली गई थी। रिग्रेट इस तरह से भी हो सकता है कि उसने ऐसे बंदे से शादी की थी जिससे उसको अंडरस्टैंडिंग जिनकी आपस में नहीं थी। तो दोनों तरह से रिग्रेट हो सकता है, ठीक है। A change and reconciliation are met with resistance and skepticism. देखिए, दोनों के अंदर रिग्रेट है, दोनों के अंदर रिकन्सिलिएशन है, लेकिन फिर भी वो दोनों जो है ना एक दूसरे से एस्केप कर जाते हैं। दोनों के दरमियान स्केप्टिसिज्म है, रेजिस्टेंस है, वो दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को डिस्टेंस में ही रख रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। तो रिग्रेट और चेंज का भी यहाँ पे एक थीम आला है कि दोनों में रिग्रेट है, लेकिन फिर भी दोनों चेंज हो गए हैं। दोनों नहीं बल्कि वाइफ चेंज हो गई, एंड शी नो मोर वांट्स टू बी विद द मैन अगेन। अच्छा, यहाँ तक हो गई थीम्स। अब जब हम स्टोरी को एंड करते हैं ना रीडिंग करते हुए, तो जो फेमिनिस्ट लोग हैं ना मेरी तरह, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, जो लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जिनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती है, उनको छोड़ के ही जाना चाहिए। हमें तो बड़ा सुकून मिलता है फेमिनिस्ट अप्रोच वाले लोगों को। लेकिन जो एंटी फेमिनिस्ट हैं उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो, उनके लिए हो सकता है थोड़ा नागवार गुजरे कि वो क्यों छोड़ के चली गई, क्यों उसने बर्दाश्त नहीं किया, क्यों उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये स्टोरी जो है ना, ये जब एंड होती है तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के लोगों पे डिफरेंट तरह का इफ़ेक्ट करती है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो आप लोग अगर फेमिनिस्ट है तो अच्छा लगा होगा, एंटी फेमिनिस्ट है तो आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो गई होगी। अच्छा, अब टाइटल को एनालाइज करते हैं। द शेल्टर। शेल्टर के थीम में भी मैंने बताया ना कि टाइटल जो है वो दो तरह से स्टोरी से मैच करता है, दो वेज में, दो सेंसेस में। और ये जो शेल्टर नाम है वो स्टोरी के इनिशियल लाइन से लिया गया है। नीचे मैंने स्टोरी के इनिशियल लाइंस को ऐड किया है द शेल्टर से आगे, वहाँ पे आप देख लें कि ये शुरू के लाइन से, पहली लाइन से ही ये नाम लिया गया है, ठीक है। द रेन केम डाउन स्लोली, द ओनली शेल्टर ही कुड रन टू वॉज द बैनियन ट्री, ठीक है। तो शेल्टर शुरू के लाइन से ही लिया गया। और ये जो टाइटल है ये स्टोरी से दो तरह से मैच कर रहा है। वो किस तरह के, दो शेल्टर्स की बात हुई। एक शेल्टर तो वो हो गया दरख्त जिसके नीचे वो स्टॉर्म में दोनों थे, और एक शेल्टर थी उनकी मैरिड लाइफ, ठीक है। दो शेल्टर्स। अब जो दरख्त के नीचे वो यूनाइट हो गए थे, या फिर एक ही दरख्त के नीचे वो लोग थे, तो वो शेल्टर भी उस वुमेन के लिए अनसेफ था। वो उस शेल्टर में नहीं रहना चाहती थी। बेशक बारिश भी तेज़ हो रही थी, स्टॉर्म भी था, मुश्किलात थी बाहर, ठीक है। अगर वो उस शेल्टर से जाती तो उसको बारिश झेलनी पड़ती, उसको स्टॉर्म के साथ मुकाबला करना था, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, लेकिन फिर भी वो उस शेल्टर को छोड़ के चली जाती है। इसी तरह से उसकी जो मैरिड लाइफ थी वो उस मैरिड लाइफ से खुश नहीं थी, उनकी एक अच्छी मैरिड लाइफ नहीं थी, लेकिन अगर वो उस मैरिड लाइफ को छोड़ के जाती तब भी उसके लिए मुश्किलात थे। लोगों की बातें उसके लिए बारिश थी, सोसाइटी की थिंकिंग उसके लिए तूफ़ान, उसके लिए एक स्टॉर्म थी। दोनों में ही शेल्टर से अगर वो जाती तो उसके लिए मुश्किलात थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि मुश्किलात को फ़ेस करना उसने मुनासिब समझा, और इस बात को मुनासिब नहीं समझा कि वो एक अनहैप्पी या फिर ऐसी लाइफ गुजारती जिसमें उसको सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। तो अच्छा किया उसने, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना टाइटल स्टोरी से दो तरह से रिलेट हो सकता है, द शेल्टर ऑफ ट्री एंड द शेल्टर ऑफ देयर मैरिड
लाइफ, दोनों में वुमेन अनसेफ थी, दोनों शेल्टर्स को उसने छोड़ा और फिर उसने इस बात को चूज़ किया कि वो नेचर के, सोसाइटी के जितने भी चैलेंज हैं उनको फेस करेगी, लेकिन वो उस मर्द के साथ नहीं रहेगी। तो यहाँ तक थी स्टोरी, इसकी एनालिसिस, इसके कैरेक्टर्स, थीम्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो, अच्छी लगी होगी आर.के. नारायण की स्टोरी। तो इस स्टोरी को ज़रूर रीड कीजिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोगों को भी पढ़ के अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।